एकादश भाव 11वें भाव लाभ भाव में यदि राहु स्थित हो तो ऐसे जातक की कार्य करने की गति बेहद धीमी होती है, औसत से भी कम होती है। तरीका भी इनका सबसे अलग होता है। दावा तो ये करते हैं कि वह सबसे अलग हटकर कार्य करते हैं, किंतु इन्हें उस कार्य के परिणाम नहीं मिलते। करियर ये बहुधा बार शिक्षा, ट्रेडिंग, कंसल्टेंसी से संबंधित करते हैं। कार्य के अंत में परिणाम अनुकूल नहीं मिलता है। इन्हें पार्टनरशिप में कार्य करने से बचना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पार्टनर अंत में पूरा फल और श्रेय लेकर चले जाते हैं। चलते हैं विषय की ओर। एकादश भाव में राहु स्थित हो तो लक्षण, कारण, परिणाम और उपाय को लेकर जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। एकादश भाव लाभ, इच्छा पूर्ति, मित्र, नेटवर्क, सामाजिक संपर्क और बाह्य सफलता का भाव है। जब राहु इस भाव में होते हैं तो लाभ क्षेत्र पर उसकी छाया अनिश्चित और भ्रामक प्रवृत्ति दिखाई देती है। लाभ मिलता है परंतु अनिश्चितता और विकृत फल के साथ, या लाभ फिर आधा अधूरा मिलता है, ये कह सकते हैं। प्रमुख लक्षण, कार्य करने की गति औसत से कम, धीमी और अनियमित होती है। कार्य करने में गति औसत से धीमी रहती है। योजना चर्चा लंबी, कार्य आरंभ धीमा, काम शुरू करने से पहले अत्यधिक सोच विचार, परिणाम तय, क्रियान्वयन में देरी। अलग और अनूठा तरीका पर परिणाम नहीं मिलता। तरीका हमेशा सबसे अलग रखने का झुकाव इनका होता है। पारंपरिक रास्ते से हटकर काम करने की कोशिश रहती है। बहुत बार यह अलग तरीकों से काम सफल नहीं होता। इनका अभिनव दृष्टिकोण लक्ष्य से भटका हुआ दिखाई देता है। दावा रहता है कि वह हटकर कार्य करता है, परंतु वस्तु परिणाम साधारण या असमय प्राप्त होते हैं। मेहनत के बाद फल अधूरा, विलंबित या अपेक्षा के अनुरूप नहीं होता है। कई बार परिणाम तो किसी और को मिल जाते हैं। श्रेय और पूरा फायदा पार्टनर सहकर्मी उठा ले जाते हैं। पार्टनरशिप में असफलता, साझा कार्यों में नुकसान का झुकाव होता है। साझेदारी में कार्य करने पर अक्सर समस्या आती है। भागीदारी के समय निर्णय फायदा साथी के पक्ष में चला जाता है, इसलिए पार्टनर से बचने का संकेत स्पष्ट मिलता है। अकेला कार्य या नियंत्रित अनुबंध अधिक सुरक्षित रहता है। कैरियर की प्रवृत्ति इनकी शिक्षा, ट्रेडिंग, कंसल्टेंसी, सलाहकारी इत्यादि में होती है। इन जातकों का रुझान अक्सर शिक्षा, कंसल्टेंसी, ट्रेडिंग, फ्रीलांसिंग, मार्केटिंग एजेंसी या सलाहकार कार्यों की ओर होता है। यहाँ पर भी स्थिर परिणाम नहीं मिलते। शॉर्ट टर्म अवसर आते हैं पर दीर्घकालिक कम बनते हैं। शब्दों में आत्मविश्वास और बड़े दावे, मैं अलग करूंगा, मैं नया लाऊंगा, लेकिन कार्य पूरा न होने से दावे केवल कथन बनकर रह जाते हैं। ग्रुप नेटवर्क में पहचान तो बनती है परंतु टिकाऊ उपलब्धि कम होती है। बार बार अपूर्ण परिणाम फल मिलने से निराशा होती है। असंतोष और घनघोर जांच पड़ताल की प्रवृत्ति भी एक बाधक होती है। सामाजिक तौर पर जुड़े होने के बावजूद भी अंदर एक अलगाव भाव बना रहता है। मैंने दिया पर मुझे वह मिला नहीं। सूक्ष्म सांकेतिक लक्षणों की बात करें तो कार्य प्रारंभ में ऊर्जावान पर शीघ्र ही उत्साह कम हो जाता है। नेटवर्किंग में सक्रिय पर दीर्घकालिक विश्वास संबंध बनाने में असमर्थ रहते हैं। प्रयासों का लाभ असमान रूप से बट जाता है। स्वयं को कम लाभान्वित पाते हैं। कानूनी वित्तीय साझेदारी में सावधानी आवश्यक। धोखा या श्रेय हरण का जोखिम इनको हमेशा बना रहता है। और राहु एकादश में बैठा जातक अलहादा, धीमी क्रियाशीलता वाला, बड़े दावों वाला पर अक्सर आधे अधूरे फलों को अनुभव करने वाला होता है। इसलिए पार्टनरशिप से सतर्क रहना बुद्धिमानी है। अब हम बात करेंगे कारण क्यों राहु देवता 11वें भाव लाभ भाव में स्थित हुए। एकादश भाव को लाभ, इच्छा, मित्रता, सामाजिक विस्तार, आकांक्षा का क्षेत्र कहा गया है। राहु स्वभावतः ब्रह्म, इच्छा, आकांक्षा और माया के विस्तार का ग्रह है। राहु जब एकादश भाव में आते हैं तो वह लाभ की वास्तविकता नहीं, उसकी छाया उत्पन्न करते हैं।
फल की चाह तो प्रबल होती पर उसका अर्थ और मार्ग विकृत होता जाता है। कर्म का अधूरापन, पूर्व जन्म की अपूर्ण इच्छाएं। वृत्त पराशर होरा शास्त्र में कहा है, राहु यत्र स्थितो भवति तत्र कर्माणि अपूर्णानि। जिस भाव में राहु स्थित होता है वहां पूर्व जन्म के अधूरे कर्म और इच्छाएं पुनः जन्म लेती हैं। एकादश भाव लाभ का स्थान है, तो यह संकेत है कि पिछले जन्म में जातक ने लाभ या धन संग्रह में छल, अधर्म या कपट का आश्रय लिया था। इस जन्म में राहु यहाँ बैठकर उसे बार बार अवसर तो देता परंतु पूर्णता नहीं देता, ताकि आत्मा सच्चा लाभ और कर्म की निष्ठा को समझे। राहु मिथ्याभिलाषा का ग्रह है और एकादश भाव सफलता की सिद्धि का भाव है। जब ये दोनों मिलते हैं तो व्यक्ति परिणाम का मोह पालता है पर प्रक्रिया में स्थिर नहीं रह पाता। यही कारण है कि ऐसा जातक बार बार नए तरीकों की खोज में पुराना अधूरा छोड़ देता है। फल दीपिका में कहा गया है, राहु लाभ स्थाने मिथ्या लाभम करोति, अर्थात राहु लाभ भाव में झूठे या अपूर्ण लाभ का अनुभव देता है। एकादश भाव मित्रों और नेटवर्क का भाव भी है। राहु यहाँ कपटपूर्ण मित्र या छिपे हुए स्वार्थ वाले लोगों को आकर्षित करता है। जातक का मन भी यही प्रवृत्ति ग्रहण करता है, वह सहयोगियों को साधन समझता है, साध्य नहीं, इसलिए साझेदारी टूटती है और अंत में फल दूसरों को चला जाता है। राहु छाया ग्रह है, वह वास्तविक कर्म को ढक देता है और परिणामों में विलंब देता है। जातक जितना अधिक तुरंत लाभ चाहता है उतना अधिक देर से मिलता है। यह कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार आत्मा की परीक्षा है। जब तक धैर्य या संयम और सात्विकता नहीं आती तब तक राहु लाभ का मृत तृष्णा बनाए रखता है, लाभ की मृत तृष्णा बनाए रखता है। राहु बुद्धि और सूचना का प्रतीक भी है, यह अनियमित ज्ञान देता है। एकादश भाव उपार्जन का भाव है, इसलिए जातक ऐसे क्षेत्रों में रुचि लेता जहां सूचना, बुद्धि, चालाकी से लाभ हो सके, जैसे ट्रेडिंग, कंसल्टेंसी, सलाहकारी। परंतु चूंकि राहु की बुद्धि छलयुक्त होती है इसलिए परिणाम प्राय अनिश्चित होते हैं। राहु एकादश भाव में यह सिखाता है कि सफलता केवल कौशल से नहीं निष्ठा से भी मिलती है। व्यक्ति में कार्य की बुद्धि है, तरीका भी है, परंतु निष्ठा और स्थिरता का अभाव है। यही अभाव कर्म को अधूरा बनाता है और फल हाथ से फिसल जाता है। राहु एकादश भाव में यह संकेत देता है कि जातक ने पिछले जन्मों में लाभ और मित्रता के क्षेत्र में अनियमितता या छल किया था और इस जन्म में वह उसी पाठ को सुधारने आया है। इसलिए उसे बार बार धीमी गति, विलंबित लाभ और छद्म सफलता मिलती है जब तक कि वह सत्यनिष्ठ कर्म और सच्चे सहयोग को नहीं अपनाता है। अब हम परिणाम पर बात करेंगे। एकादश भाव लाभ, इच्छा पूर्ति और सफलता का भाव है। राहु यहाँ स्थित होकर इन सब का दर्पण विकृत कर देता है, जिससे जातक को लाभ तो दिखाई देता है परंतु वह अंतिम क्षण में उसके हाथ से खिसक जाता है। अतः राहु एकादश जातक की जीवन यात्रा प्रयास अधिक परिणामों द्वारा जैसी होती है। व्यक्ति मेहनती प्रतीत होता है परंतु उसकी कर्म रेखा टेढ़ी होती है। प्रयासों का फल या तो देरी से मिलता है या किसी और के नाम पर जुड़ जाता है। उदाहरणतः कोई प्रोजेक्ट शुरू किया पर परिणाम आने से पहले कोई दूसरा श्रेय ले गया। फल दीपिका के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र का ग्रंथ फल दीपिका, उसके अनुसार राहु लाभ स्थाने चिर लाभम करोति, अर्थात लाभ तो देता है परंतु बहुत विलंब से देता है। राहु यहाँ कभी कभी अचानक धन भी देते हैं, यदि शुभ स्थिति में हो तो अत्यधिक धन भी दे देते हैं। शुभ प्रभाव, शुभ दृष्टि, शुभ स्थिति, शुभ राशि में हो तो अत्यधिक धन देते हैं। यदि लाभ स्थान का राशिपति भी कहीं अच्छे स्थान पर स्थित हो गया है तो फिर छोटा मोटा उसको कुबेर भी कह सकते हैं, विशेषतः ट्रेडिंग, मार्केटिंग, मीडिया, तकनीकी क्षेत्र में। परंतु उतनी तेजी से धन का हास भी होता है। वित्तीय अस्थिरता बनी रहती है, योजनाएं बनती है पर टिकती नहीं है। निवेश में उतावलापन हमेशा हानि का कारण बनता है। बाहर से वे व्यक्ति मिलनसार, मित्र और तो प्रभावशाली दिखते हैं लेकिन भीतर गहरी असंतुष्टि और एकाकीपन रहता है। मित्रों से धोखा या किसी घनिष्ठ व्यक्ति द्वारा विश्वासघात की संभावना भी बनी रहती है। सामाजिक संबंध प्राय उपयोगिता आधारित होते हैं, दोनों पक्षों का स्वार्थ प्रमुख रहता है। राहु यहाँ का क्षेत्र में सामान्य रास्ते खोलता है, जातक बार बार क्षेत्र बदलता है, कभी व्यापार, कभी नौकरी, कभी सलाहकारी। प्रत्येक परिवर्तन कुछ नया सिखाता है पर दीर्घकालिक स्थिरता नहीं लाता है।
अंततः व्यक्ति को यह बोध होता है कि स्थिर लाभ तभी संभव है जब मार्ग सत्य और अनुशासन युक्त हो। सफलता ने टिप्पणी से भीतरी खींच, चिड़चिड़ा पर असंतोष बढ़ता है। यह असंतोष कभी दूसरों के प्रति आलोचना बन जाता है, कभी आत्म संदेह में बदल जाता है। फलतः व्यक्ति समाज में कठोर, मुखर या दावे करने वाला पर अधूरा कहलाता है। यही आंतरिक द्वंद्व राहु की सबसे सूक्ष्म परीक्षा है। एकादश भाव में द्वितीय से दशम और पंचम से सप्तम का भाव बनता है। इसलिए राहु या संतान के कर्म या जीवन साथी की स्थिरता पर अप्रत्यक्ष प्रभाव भी डालता है। संतान या जीवन साथी के निर्णयों से अप्रत्याशित तनाव या दूरी उत्पन्न हो सकती है। यह राहु व्यक्ति को यह सिखाता है कि सफलता और लाभ में सत्यता नहीं, संतोष में भी सार है। जब तक भोग की जगह योग को नहीं अपनाया जाता, राहु से अधूरे फल दिखाता रहेगा। अंततः जीवन के उत्तरार्ध में ऐसे जातक का झुकाव अध्यात्म, एकांत या गुण विद्या की ओर भी हो जाता है। राहु एकादश भाव में व्यक्ति को प्रेरित करता है, भटकाता और अंततः सिखाता है कि लाभ केवल तब स्थिर होता है जब कर्म निस्वार्थ और सत्यनिष्ठ हो। इस भाव में राहु सफलता का स्वाद चखने देता है पर उसे टिकने नहीं देता है। स्वाद चखने देता है पर उसे टिकने नहीं देता है जब तक जातक आत्म संशोधन न करे। अब हम उपाय पर बात करेंगे। एकादश भाव में स्थित राहु इच्छा, लाभ, मित्रता और कर्म फल के क्षेत्र में भ्रम उत्पन्न करता है। यह भ्रम व्यक्ति को मृत तृष्णा समान लाभ की दौड़ में लगाए रखता है परंतु शांति नहीं देता है। अतः इसके उपायों का उद्देश्य केवल ग्रह शांति नहीं बल्कि इच्छा की शुद्धि और लाभ की स्थिरता भी है। मंत्र जाप प्रतिदिन या शनिवार, रविवार को, शुक्रवार को, बुधवार को अवश्य राहु के तांत्रोक्त बीज मंत्र का जप करें। ओम ब्राह्म ह्रीम ब्रह्म सह राहवे नमः। नीले आसन पर बैठ पाए तो बहुत अच्छा होगा। राहु के वैदिक मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम राम राहवे नमः। गुप्त जप श्रेष्ठ है, बोलकर नहीं, मन में जप करना राहु के लिए सर्वाधिक फलदायक होता है। शनिवार को काले तिल, नीले या काले वस्त्र, उड़द की दाल, सरसों के तेल का दान भी लाभ देता है। मुख्य दान का स्थान शनि या भैरव का मंदिर, श्रमिक वर्ग, अपंग व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति या काले रंग का व्यक्ति, इन्हीं सभी को दान करना सही रहता है। गोमेद के पहनने पर भी लोग जोर देते हैं, लेकिन लाभ स्थान में भी राहु हो तो मैं बिना जन्मपत्री देखे कम से कम गोमेद पहनने की सलाह नहीं देता हूं। राक्षस प्रवृत्ति का ग्रह है, लाभ स्थान में स्थित है तो इसका मतलब गोमेद नहीं पहन लिया जाएगा। रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है, पंचमुखी, सप्तमुखी या एक मुखी। राहु लाभ स्थान में स्थित व्यक्ति को शॉर्टकट से लाभ की आदत बनाते हैं, लेकिन शॉर्टकट से बचना ही लाभ भाव में स्थित राहु का एक सटीक उपाय है। हर सप्ताह एक दिन मौन का संकल्प लेना चाहिए। 6 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, जितना भी संभव हो पाए। आज के युग में ज्यादा संभव तो नहीं है, लेकिन मौन भी राहु के इस स्थिति में लाभ देते हैं, क्योंकि राहु छाया क्रम को प्रकाश में लेकर आते हैं। राहु की छाया मित्रता में छल लाती है। एक असत्य मित्र या लाभहीन संबंध से मानसिक दूरी बनाना भी एक उपाय हो सकता है। पुनः सुन लीजिए, विश्लेषण अपने आप कर लीजिए। एक असत्य से भरे मित्र या लाभहीन संबंध से मानसिक दूरी बना लेना भी एक उपाय है। यह सूक्ष्म तपस्या मिथ्या लाभ के बंधन को तोड़ती है। राहु को शांति तभी मिलती है जब लाभ की भावना न रहे। अतः सप्ताह में एक दिन बिना किसी लाभ की अपेक्षा के दूसरों की सहायता करने का प्रयास करें। विशेषतः रोगी, दीन, श्रमिक या निम्न वर्ग से जुड़े कार्यों की या व्यक्तियों की सेवा करें। बिना किसी लाभ की अपेक्षा के सेवा करना भी एक उपाय होता है। भगवान श्री काल भैरव की उपासना राहु की हर स्थिति में लाभ देती है। मैंने राहु की प्रत्येक वीडियो में ऐसा बताया है। ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु बटकाय नमः। यह मंत्र राहु की अनियमितता और भयजन्य बाधा को कम कर देता है। पुनः सुनिए, ओम ह्रीम बटुकाय
आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटकाय नमः। सोमवार का उपवास भी लाभ देता है क्योंकि इससे मन बलवान होता है, राहु को संतुलित किया जाता है। शनिवार को भगवान श्री काल भैरव की आराधना, माता सरस्वती की आराधना, बुधवार को दोनों आराधनाएं राहु के दुष्प्रभाव में कमी करती हैं। मौन साधना भी लाभ करती है, या तो सप्ताह में एक दिन करें या हर दिन 2-2 घंटे का संकल्प लेकर करें। भोजन की नियमितता और भोजन में अनुशासन भी राहु के दुष्प्रभाव में कमी करता है। प्राणायाम भी राहु के दुष्प्रभाव में कमी करते हैं, विशेषतः भ्रामरी, अनुलोम विलोम। ध्यान तो हर स्थिति में हर समय लाभकारी है। ध्यान पर मैं वीडियो डालता रहता हूं। ध्यान तो हर स्थिति में लाभकारी है, चाहे राहु की महादशा हो, चाहे केतु की हो, चाहे मंगल की हो, चाहे शनि की हो, कोई महादशा गोचर हो, ध्यान एक सटीक उपाय है। राहु जब एकादश भाव में हो तो उसका उपाय केवल शांति नहीं बल्कि शुद्ध लाभ प्राप्त करने की कला भी है। दान में लाभ का भाव त्यागो, सेवा में स्वार्थ का भाव छोड़ो, सत्य में स्थिर रहो, राहु स्वयं मार्ग बना देता है। ये लाभ भाव में स्थित राहु को लेकर मेरा विश्लेषण था। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। भगवान श्री काल भैरव की आराधना राहु के किसी भी भाव में स्थित होने पर प्राप्त हो रहे दुष्प्रभाव दुष्परिणामों में कमी कर देती है। काल भैरव की आराधना करे। आपदुद्धारणा यूं ही नहीं कहा जाता है। कल फिर मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ। तब तक जय भोलेनाथ, जय श्री जगन्नाथ।